हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एट पॉइंट। दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फसल चक्र के बारे में। आखिर फसल चक्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक छोटा छोटा पॉइंट। सो फसल चक्र मतलब किसी खेत में जो क्रमवार, जैसे कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम होते हैं, तो उसके अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को ही हम लोग फसल चक्र बोलते हैं। जैसे कि दलहन फसल होता है, तो दलहन फसल क्या होता है? दलहन फसल का मतलब होता है कि दलहन फसल से मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। क्योंकि दलहन क्या होता है, पौधों की जो जड़ होती है उसमें राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक है, उसको परिवर्तित करता है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अब बात आई यहाँ पे कि दलहन फसल क्या होता है। दलहन फसल वो फसलें होती हैं जो हमें दाल मुहैया कराती हैं, जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, मटर, अरहर। तो ये सारी दाल वो हमें मुहैया कराती हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दलहन फसल बोलते हैं। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं और आगे के टॉपिक को हम जानेंगे, फसल सुरक्षा प्रबंधन। आखिर ये क्या होता है? तो पता है आपको, फसलों को हानि पहुंचाने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे कि खरपतवार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खरपतवार है, कीट है, पीड़क है, तो बहुत सारे ऐसे रोग भी होते हैं। तो भोजन जो भी स्थान है, तो उस पर प्रकाश वायु के लिए हम क्या करते हैं, खरपतवार फसलों के साथ एक तरीके से स्पर्धा करते हैं। इसीलिए खेती से खरपतवार को जितना जल्दी निकाल दिया जाए उतना अच्छा रहता है। और ऐसे में जो कीट होते हैं, पीड़क होते हैं, वो हटाने में अनेक प्राकृतिक रासायनिक दवाओं का भी यूज़ किया जाता है। आपने काफ़ी बार देखा होगा। रासायनिक दवाओं को इस्तेमाल करने से जो पर्यावरण प्रदूषण है उसमें भी वृद्धि होती है। आपको यहाँ पे ये भी समझ लेना है कि जो भी आपका, अगर बोला जाए आपसे कि कुछ इसके जो भी मतलब कीट होते हैं और जो पीड़क होते हैं, पौधों की जड़ होता है, तना होता है, पत्तियों को एक तरीके से वो काट देते हैं और फसलों में जो भी फल वगैरह होते हैं उसमें छिद्र कर देते हैं। और छिद्र करने के बाद जो फसल का उत्पादन है वो काफ़ी कम हो जाता है, मतलब काफ़ी हद तक कम ही हो जाता है। और जो बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो पौधों में रोगों को उत्पन्न करते हैं धीरे धीरे। और फसल पादप रोगों से बचाने के लिए हमें विशेष प्रकार की दवाइयों को मार्केट में अवेलेबल होती हैं, हम उस चीज़ का यूज़ करते। काफ़ी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए फसलों को, जैसे कि आपका एक होता है शाकनाशी, कीटनाशी, और आपका होता है कवकनाशी, तो ऐसे छिड़काव किए जाते हैं जिससे रासायनों का प्रयोग करके पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। और आंतरिक विधि द्वारा खरपतवार को भी हटाया जाता है। इसकी भी और अन्य भी विधियाँ होती हैं। कुछ अन्य विधियाँ आपका होगी, जैसे कि समय समय पे फसल उगाना है तो उचित क्यारियों को लगाना चाहिए। और जो भी पीड़कों हैं तो उनको नियंत्रण में प्रतिरोध क्षमता को, उसको मतलब किस्मों का चयन किया जाना चाहिए। ग्रीष्मकाल में क्या होता है कि हल चला के खेतों से सारे खरपतवार को पहले ही मिट्टी से बाहर मिलाने या फिर फसल के साथ, वो एक तरीके से खरपतवार काफ़ी कम होते हैं। यहाँ पे आपको समझ लेना है। नेक्स्ट आता है आपका अनाज का भंडारण। तो अनाज का भंडारण क्या होता है? भंडारण काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, इसके बारे में मैं एक बार लाइव भी आई थी, तो आपको काफ़ी अच्छे से मैंने एक एक्सप्लेन भी किया था अनाज भंडारण के बारे में। सो आपको पता है कि कृषि उत्पादन में क्या होता है कि भंडारण बहुत ही हानि हो सकती है इसमें। कैसे कि इस हानि से जैविक कारक होते हैं, जैसे कि कीट हैं, और आपका जो भी चिंटड़ी है, चूहे, मतलब बहुत सारे चूहे वगैरह होते हैं, और जीवाणु होते हैं। और अजैविक कारक भी होते हैं, जैसे नमी और ताप के कारण भी हानि हो सकती है अनाज को। भंडारण के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ रहने पे क्या होता है कि अनाज को एक तरीके से जो इसकी गुणवत्ता है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे। तो एक तरीके से जो भंडारण का उचित प्रबंधन बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे पशुपालन की, तो पशुपालन के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। पशुपालन, जैसे कि हमारी जो विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए पशुओं का पालन ही पशुपालन कहलाता है। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है और बहुत ही अच्छे से आपको पता रहना चाहिए। अगर बात करें डिटेल्स में, तो आप जानेंगे कि पशुओं से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो मांस है, अंडा है, और दूध है, ऊन है, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। जैसे कि हमने पॉलिटी में पढ़ा था कि लद्दाख से पश्मीना ऊन होती है ना, तो लद्दाख के जो भी एनिमल्स होते हैं वहाँ से पश्मीना ऊन हमें प्राप्त होती है, जो कश्मीर में बेची जाती है, और उससे पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं जो बड़ी महंगी होती हैं। तो वो लद्दाख के लिए काफ़ी फेमस है। ये हमने कहाँ पढ़ा? पॉलिटी में। ठीक है, तो क्या है, पशुओं से बहुत सारी ऊनी वगैरह प्राप्त होती हैं, और इसीलिए फसलों को पशुधन कहा जाता है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। आपको पता है कि
मतलब इसमें कुछ पशुओं के लिए जैसे कि कृषि का कार्य भी किया जाता है, हल चलाना है, सिंचाई करना है, बोझ ढोना है, दूध उत्पादन करना है। हम गाय भैंस के ऊपर दूध के लिए निर्भर रहते हैं, ठीक है। भारतीय नस्ल जैसे प्रमुख गायें होती हैं, जैसे कि आपका शाहीवाल गायें होती हैं। अब पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, दूध उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए संतुलित आहार भी उन्हें देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनसे ले सकते हैं, तो उन्हें भी एक तरीके से काफ़ी हद तक उन्हें मतलब काफ़ी अच्छा संतुलित आहार उन्हें देना चाहिए। अगर हम लोग बात करें कुट की, तो ये होता है आपका, क्या होता है ये होता है आपका मुर्गी पालन, ठीक है। तो मुर्गी पालन क्या है ये जान लेते हैं। सॉरी। तो मुर्गी पालन क्या है, मतलब किसानों के लिए एक रोज़गार का साधन है ये भी। और ये मुर्गी पालन प्रमुख का उद्देश्य इसका यही रहता है कि अंडे और मांस प्राप्त करना। अंडे के लिए जैसे कि अंडा जो होता है, अंडे के लिए लेयर, और मांस के लिए ब्लोअर का पाला हो जाता है। और उसके लिए जैसे कि एशील होता है, और एशील क्या है, एक देशी नस्ल होती है, और जिसे हम लेगन हॉल मतलब विदेशी नस्ल भी हम इसको बोल सकते हैं। मुर्गी पालन में क्या होता है कि अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छा प्रबंधन प्रणालियाँ बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यक होती हैं। और आवास में उचित ताप है, स्वच्छता है, इस पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो भी साथी जैसे रोग हैं, पीड़क हैं, तो उसको नियंत्रण करने के लिए भी जो भी है किसके बचाव वगैरह काफ़ी आवश्यक होते हैं। अगर आपको बताया जाए यहीं पे दोस्तों कि मतलब कुट मतलब उसके आहार में विटामिन ए है, विटामिन के है, तो ये काफ़ी अधिक मात्रा में उसमें होना चाहिए। जो भी मुर्गियां हैं, तो मुर्गियों में संक्रामक रोगों से बचने के लिए टीका लगवाया जाना चाहिए, ताकि जो महामारी हैं, जो भी बीमारियां हैं, उनसे इजीली बचा जा सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेनी है। होप आपको समझ भी आ चुकी होंगी। हम लोग बात करते हैं मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली उत्पादन। तो ये क्या होता है आइए जानते हैं इसको डिटेल्स में। मछली मतलब प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत मानी जाती हैं, आइस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है मछली, जिनसे हमें विटामिन ए मिलता है ना। तो बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। मछली प्राप्त करने की 2 विधियाँ होती है, एक तो होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है मछली पालन। मतलब जिससे मछलियाँ पकड़ना कहते हैं प्राकृतिक स्रोत, और जैसे मछलियाँ एक तरीके से संवर्धन बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मछली पालन। मछलियाँ मतलब समुद्री जल है तथा ताजे जल, दोनों के उससे उसको प्राप्त किया जा सकता है। और सर्वाधिक जो भी प्रचलित मछलियाँ हैं, जो मतलब समुद्री मछलियाँ हैं, जैसे पामकेट है, मैकॉल है, टूना है, और एक होता है आपका साइडाइरिन होता है। तो ये सारी मछलियाँ हैं, मतलब समुद्र से बड़े पैमाने पे मछलियाँ पकड़ ली जाती हैं, जिससे भविष्य में क्या होता है कि भविष्य में जो समुद्री मछलियाँ हैं वो भंडारण कम होने की उनकी आशंका होती है। और ऐसी स्थिति में जो समुद्र जो भी मछलियाँ हैं उनकी पूर्ण संवर्धन द्वारा उसका की जा सकता है। इसी प्रणाली को हम एक तरीके से मैरीकल्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसको मतलब कहते ही हैं, जैसे कि मीठे जल की भी कुछ मछलियाँ होती हैं। मीठे जल की मछलियों के उदाहरण है जैसे कि सिल्वर है, कतला है, सिल्वर कार हो गया, रोहू हो गया, ग्रास कार्प हो गया। तो ये आपके सारे मीठे जल में मतलब जो मीठे जल की मछलियों के उदाहरण हैं, जो आपको यहाँ पे समझ लेने हैं। एक ही तालाब में 5 से 6 प्रकार की जो मछलियाँ हैं उनको चुना जाता है, जिसमें आहार के लिए एक तरीके से प्रतिस्पर्धा न हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। और कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है कि मधुमक्खी पालन क्या होता है, तो इसको भी हम लोग डिटेल्स में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको पता है कि मधुमक्खी पालन से हमें क्या होता है कि शहद मिलता है, मोम प्राप्त होता है। व्यावसायिक स्तर पे मधु उत्पादन के लिए प्रमुख किस्म होती हैं, जैसे कि एपिस सेरना होता है, एक तरीके से एपिस डोर्सेटा होता है, एपिस कैलोरी होता है। तो ये बहुत सारी ऐसे होती हैं, जैसे कि अगर एपिस मॉलिक्यूलर के बारे में आपसे बात करी जाए तो इसमें क्या होता है कि इसका प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, इसका जो प्रयोग किया जाता है। और इस किस्म से मधुमक्खी एक तरीके से मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और जो मधु का उत्पादन है उस स्थान पे उपलब्ध फूलों की जो भी संख्या है उसके किस्मों पे ये निर्भर रहती है, ठीक है। तो होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो चुका है, कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। सो आप लोगों की 9th क्लास की बुक भी कंप्लीट हो चुकी है आज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10th क्लास की बुक के बारे में बात करेंगे, और स्टार्टिंग आप लोग आज ही पढ़ लीजिएगा उसको थोड़ा सा, जैसे कि तब मैं आपको बताऊंगी तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। और कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे इजीली कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अच्छे से पढ़िए। सो आज के लिए थैंक यू सो मच कि आप काफ़ी अच्छे से वीडियो को देखें, एंड तक देखें। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो बताइएगा ज़रूर।
थैंक यू सो मच अगेन।